দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। है मैम। ठीक है, तो देखो हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने जीएम तक कंप्लीट किया था, जीएम और जीएम का प्रॉपर्टी। ठीक है, आज हम लोग एचएम वेटेड एवरेज ये करेंगे, उसके बाद हम लोग का ये टॉपिक कंप्लीट होगा और जो भी क्वेश्चंस बाकी है वो हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी एचएम यानी हार्मोनिक मीन ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हार्मोनिक मीन का हेडिंग कर लो एचएम। हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हम छोटा छोटा पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन का। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, মানে লব হর হয়ে যাবে, হর লব হয়ে যাবে, মানে যেটাকে কি বলে, ব্যস্ত না কি উল্টো না কি বলে, বলতে জানি না। जो भी हो, तो লব ये বাই देखो হরটা হর বাই ऑब्जर्वेशन। লব হয়ে যাবে। हाँ, तो ये देखो पहले हमें जो ऑब्जर्वेशन गिवन है उसे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, फिर मुझे एम यानी एरिथमेटिक मीन निकालना पड़ेगा स्टेप वन का। ठीक है, फिर हम लोग स्टेप वन का एरिथमेटिक मीन निकालेंगे। स्टेप थ्री में क्या करना पड़ेगा, स्टेप थ्री में रेसिप्रोकल ऑफ एम करना पड़ेगा। अच्छा, तो एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक 5, 8 और 12। इसका अगर मुझे बोल दिया है फाइंड एच एम यानी कि हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे 5, 8 और 12 का? सबसे पहले रेसिप्रोकल करना है ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, तो स्टेप वन में मेरा आंसर क्या हो जाएगा, स्टेप वन में मेरा आंसर हो जाएगा 1/5, 1/8 और 1/12, क्योंकि 5, 8, 12 अगर मेरा जो है नॉर्मल नंबर है, उसको इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, तो अगर हम लोग रिवर्स करेंगे तो 1/5, 1/8, 1/12 हो जाएगा। फिर स्टेप टू में मुझे क्या करना है, एम करना है स्टेप वन का। तो एम करने का मतलब ये हो जाएगा इसका एवरेज। ठीक है, एम का मतलब होता है एवरेज एरिथमेटिक मीन, तो तीनों डेटा का एवरेज हो जाएगा, तीनों डेटा का टोटल डिवाइडेड बाई 3। फिर जो एम होगा उसका मुझे रेसिप्रोकल करना है, तो हम एम का आंसर नहीं निकाल के एक ही बार में स्टेप थ्री में निकालेंगे। तो अब ये जो एम आएगा उसको रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल का मतलब यहाँ पर 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे ये आ जाएगा। ठीक है, हम लोग चाहे तो 1/5, 1/8, 1/12 का निकाल के डिवाइडेड बाई 3 करके जो आंसर आएगा उसे रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तो भी वैसे ही होगा। या फिर हम लोग ये पूरा डेटा को ही रेसिप्रोकल करके आंसर निकाल सकते हैं। तो मैंने पूरा डेटा को ही रेसिप्रोकल कर लिया। तो 1/5, 1/8 और 1/12। 1/5 मतलब कितना होगा, कैलकुलेटर पे कर लो, पॉइंट में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमें आंसर जो है दिख जाएगा। ठीक है, तो ये कल से मेरा कैलकुलेटर पता नहीं क्यों वहां शो नहीं हो रहा। 1/5, तो 1/5 मतलब 0.2, और 1/8 कितना होगा बोलो? मैम 0.125। और 1/12? मैम 0.0833 ऐसे होगा। 0.083333 चलता जाएगा। ठीक है, तो फिर हाँ ये 3 हो गया। अब ये सब ऐड करो, 0.08333 जो भी कैलकुलेटर पे दिख रहा है वो पूरा ले लो। जैसे कि ये 1/12 किया तो ये जितना भी आ रहा है प्लस क्या क्या आया हम लोग का, 1/5 मतलब कितना आया, 0.2 और 0.125। तो ये हो जाएगा 0. ऐसे कुछ आ रहा है 40833। ठीक है, 0.40833 ये चलता जाएगा। ठीक है, तो 3 डिवाइडेड बाई ये करना है, तो क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे क्या करना चाहिए, ये देखो कैलकुलेटर पे मेमोरी प्लस कर लो यहाँ पर, मेमोरी प्लस कर लिया। 7.346। 3, अच्छा, 3 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल कर लिया और इक्वल कर दिया 7.3469 ऐसा। तो वो तो ऑप्शन में देगा। ठीक है, 3 है, 0.346 कितना डेटा इन्होंने ले रखा है उसके हिसाब से हमें यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, अच्छा अब 7.347 করলে হবে। हाँ सेटअप कर अच्छा, अब देखो इस तरीके से हमें करना है। अब एक बात यहाँ पर है कि
HM जब करेंगे हमारे ऑब्जर्वेशन जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जीरो, एक भी ऑब्जर्वेशन अगर जीरो हुआ तो हम लोग HM नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? जैसे मान लो एक ऑब्जर्वेशन ले लिया, यही ले लेते 5, 0 और 12। इसका अगर बोलेगा कि फाइंड HM, तो ये निकालना इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये हम लोग निकाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? जब इसका रेसिप्रोकल करने जाओगे फर्स्ट स्टेप में तो 1/5, और ये कितना हो जाएगा 1/0 और 1/12। तो 1/0 क्या होता है? मैंने बहुत बार बोला है, अभी फिर बोल देते हैं, अनडिफाइंड होता है। अभी तक मैथ्स में ये नहीं निकला है कि 1/0। जीरो यहाँ पर देख लो दिखाएगा इनवैलिड इनपुट, मेरे यहाँ पर लिखेगा कैन नॉट डिवाइडेड बाई जीरो, बट तुम लोग के कैलकुलेटर में ये नहीं दिखाएगा, बट एरर जरूर दिखा देगा, क्योंकि जीरो से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/0, तो ये जो है हम लोग का इम्पॉसिबल सिचुएशन हो जाएगा। इसीलिए हार्मोनिक मीन में कोई भी ऑब्जर्वेशन जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये याद रखो, MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर भी दिख जाएगा तुम लोग को, हम दिखाते हैं। ये हार्मोनिक मीन ये रहा, ठीक है। देखो क्या लिखा है, फॉर ए गिवन सेट ऑफ नॉन जीरो ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन हमेशा क्या होना चाहिए? नॉन जीरो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, तभी जाके हार्मोनिक मीन हो सकता है। नॉन जीरो ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, नॉन जीरो ऑब्जर्वेशन पे ही HM एप्लीकेबल होता है। और एक चीज जैसे हम लोगों ने GM में पढ़ा था, ठीक है। GM में क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि हम लोग का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब जिसका रूट नहीं, माइनस में कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे GM में पढ़ा था हम लोगों ने, नेगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, जैसे मान लो 2 है, 5 है, -3, इसका GM नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि GM में क्या होता है, इस तरीके से होता है ना, 2 × 5 × -3 होल टू दी पावर 1/3, ठीक है, 1/n। लेकिन ये माइनस होने से इसका रूट नहीं निकलेगा। इस वजह से वहां पर जो रूल्स था कि कभी भी नेगेटिव वैल्यूज का GM नहीं निकल सकता, नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस का। सेम तरीके से नॉन जीरो ऑब्जर्वेशंस जो है वही होना चाहिए, ठीक है। हमेशा नॉन जीरो ऑब्जर्वेशंस, बिकॉज जीरो ऑब्जर्वेशंस में अगर आ गया तो फिर हमारा HM नहीं निकल पाएगा। कैसे निकालना है वो मैंने बता दिया, वो इन्होंने लिख रखा है, एज द रेसिप्रोकल ऑफ द एम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो मैंने अपने हिसाब से उसे सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। सबसे पहले रेसिप्रोकल करना है ऑब्जर्वेशंस का, मैंने स्टेप 1 में वही निकाला है। फिर उसका एम निकालना है, एम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन, फिर उसका रेसिप्रोकल करना है। तो यहाँ पर जो इंग्लिश दिया हुआ है उससे हम लोगों ने स्टेप 1 स्टेप 2 करके जो लिख लिया है ना, उसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। वैसे भी हमें थ्योरी तो कोई पूछेगा नहीं, मतलब इस तरीके का डेफिनेशन, थ्योरी बोल रहे, सॉरी, डेफिनेशन तो कोई पूछने वाला है नहीं, हमें चीजों को समझने से मतलब है। और कभी भी जीरो नहीं होगा, हमेशा नॉन जीरो वैल्यूज जो है वो होना चाहिए। तो हार्मोनिक मीन कैसे निकला? n/1/x करके। मतलब इसका फॉर्मूले को अगर हम लोग डिफाइन करें कि भाई ये फॉर्मूला फिर हमारा कैसे हुआ, तो HM का फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा। हार्मोनिक मीन हम लोगों ने कैसे निकाला? ऊपर क्या आ गया देखो, लास्ट में 3, 3 मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये देखो n लिखा हुआ है, n फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है। ये तो हम लोग स्टार्टिंग से इस चैप्टर में पढ़ते हुए आ रहे। फिर होगा 1/5, 8 और 12। तो 5, 8, 12 क्या था? ऑब्जर्वेशंस था। तो हम इसको 1/x लिख सकते हैं, बिकॉज x से हम लोग ऑब्जर्वेशन बताते। x i दिया है इन्होंने, i का मतलब x का वैल्यू x1, x2, x3, x4, जहां पर x1 5 है, x2 8 है, x3 12 है, ये बताने का तरीका। और ये सब होना चाहिए ऐड, नीचे का जो डेटा है। तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे समेशन, ठीक है। तो n हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो तो हमें पहले से ही पता है। और 1/xi में xi हो जाएगा मेरा ऑब्जर्वेशंस, जो भी ऑब्जर्वेशंस है वो। तो इसका जो फॉर्मूले वाला फॉर्मेट है वो कुछ ऐसे देखने में, ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, ये हो गया मेरा डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए, ठीक है, जहां पर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। अगर देखोगे तो मैंने एग्जांपल भी डिस्क्रीट वेरिएबल का ही लिया है, डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। अब हम एग्जांपल दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें कैसे कैलकुलेशन होगा वो भी बता देते हैं। तो ये देखो ग्रुप, अगर मेरा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और उसमें मुझे ये FD मैंने इसीलिए लिख दिया, देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पहले बोल रखा है ना बहुत बार, तो FD मतलब यही वाला हो गया। तो ये देखो, ये मान लो कि मैंने वैल्यूज लिया है लाइक 2, 4, 8 और 16, और उसका फ्रीक्वेंसी है, 2 का फ्रीक्वेंसी मान लो 2 है, मतलब 2 2 टाइम्स है, 4 मान लो 3 टाइम्स है, 8 3 टाइम्स है, 16 2 टाइम्स है, ठीक है। अब मुझे निकालना है HM। तो हम HM कैसे निकालेंगे?
तो देखो लॉजिक क्या है, लॉजिक पहले समझते हैं कि हमें हार्मोनिक मीन जब निकालना है बेसिकली हमें एवरेज ही करना है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा तरीका से क्या करना है, ऑब्जर्वेशंस का रेसिप्रोकल करना है और उसका भी फिर उसका जो एवरेज होगा, ऑब्जर्वेशंस को रेसिप्रोकल करना है और उसका जो एवरेज होगा उसको भी रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको नॉर्मल तरीके से करने जाए, सोचो थोड़ा सा दिमाग लगा के, अगर हम लोग सोचे अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से करने जाए तो मेरे पास क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, दो दो बार है, चार मेरे पास तीन बार है ना, आठ मेरे पास तीन बार है और 16 मेरे पास दो बार है, और मुझे बोला गया है कि क्या निकालना है, HM। तो अगर मुझे सिंपल ऐसे बोल देता है, मान लो हम फ्रीक्वेंसी का यूज मुझे नहीं आता है, तो हम HM कैसे निकालेंगे, हम इस तरीके से कितने सारे ऑब्जर्वेशन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए, ऊपर 10 हो जाएगा क्योंकि n होता है, और 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, मतलब हम डायरेक्टली कर रहे हैं HM निकालने का जो मतलब प्रोसेस है उसको डायरेक्टली कर रहे हैं। अगर हम इसको डिस्क्रीट वेरिएबल में ट्रांसफर करके करें, ठीक है, हम फॉर्मूला समझाने के लिए इस चीज को इस तरीके से दिखा रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये अब इसमें जो आंसर आएगा, और हम लोग जब फॉर्मूला लगा के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का करेंगे हमारा आंसर सेम ही आएगा। जैसे देखो 1/2 मतलब कितना होता है, कैलकुलेटर पे चेक करो, और 1/4 कितना होता है, हम देखते हैं, मेरा कैलकुलेटर अगर इधर आ जाए तो अच्छा है। तुम लोग 1/2 और 1/4 बताओ। मैम नहीं वन आ बाई रहा टू फाइव है, हाँ मैम 1/2 0.5 अच्छा, और 1/4 0.25 और 1/8 0.125 और 1/16। 0.0625 अच्छा, अब सबको ऐड कर लो। मैम 0.9375 और डिवाइड करो, मतलब 10 डिवाइडेड बाई ये वाला, तो 4.44। कब मैम 10.666 এইভাবে আসছে 10.666। हाँ अब ठीक ठाक है, फिर तो 1/2, 1/2 0.5 आ गया। कल से नाटक कर रहा था ये कैलकुलेटर। 1/4 0.25, ठीक है। 1/8 0.125, ये भी ठीक है। 1/16 भी मेरे हिसाब से ठीक ही है। 0.0625 प्लस 0.125 प्लस 0.25 प्लस 0.5, 0.9375 और ऊपर 10। अच्छा सॉरी, 1/2 तो दो बार है ना, तो मेरा 2 into होना चाहिए ना, समझ में आया ना। 0.5 कितना बार होगा, दो बार होगा ना, मैंने एक ही बार लिखा है, वो गलती हो गया, ठीक कर लेते चलो इसे। मैंने एक बार लिख दिया ना। 0.25 0.25 1/8 कितना आया था, 0.125, ये तीन बार होगा, तीन बार ऐड करो, हम लिख के देते हैं तब तक। ये सब चीज दो बार तीन बार जैसे होगा वो करो, मैंने तो एक एक बार लिख दिया ना गलती से। कितना होगा, 0.5 तीन बार है तो कितना हो जाएगा, सॉरी दो बार है तो कितना हो जाएगा, 1, ये वाला 1 हो गया ये, और 0.25 तीन बार है, तो 0.25 अगर तीन बार है तो कितना हो जाएगा, 0.75 प्लस 1 1.75, और 0.125 तीन बार कितना होगा, और 0.0625, 0.125।
हाँ देखो अब कितना हो रहा है, मेरा कितना आ रहा है हम बता देते हैं। 2.25 आ रहा है। मैम 0.25 তো 3 বার, তো ওটা 0.75 হচ্ছে তো। হ্যাঁ এটা 0.75 হচ্ছে, এটা 1 হচ্ছে, তাহলে 1.75। হ্যাঁ ম্যাম। আর এই তিনটে মেলালে হচ্ছে 0.375, আর এই দুটো মেলালে হয়েছিল 0.125। এবার সব অ্যাড করলে 2.25 হবে, দেখো করে। 4.44। 2.25। अब डिवाइड कर लो, 4.4444 आ जाएगा। अच्छा अब इसी चीज को मुझे जब फॉर्मूले में करना है तो मुझे सेम चीज ही करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला कैसे बना हुआ है? फॉर्मूला है कि ऊपर मेरा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, तो वो क्या होता है, समेशन एफ होता है। समेशन एफ कितना आया, 10, अभी तो काउंट किया 10 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अच्छा अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा पता है, एफ बाई एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है, एफ बाई एक्स। तो एफ है 2, एक्स है 2, इस केस में एफ है 3, एक्स है 4, इसमें है 3, इसमें है 8, 2/16, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका टोटल समेशन ऑफ एफ बाई एक्स करना है। तो समेशन ऑफ एफ बाई एक्स 2/2 1 हो गया, 3/4, 3/8 और 2/16। तो ये हमें क्या बता रहा है पता है, कुछ नहीं, सिंपल चीज देखो। यहाँ पर क्या हुआ था, 1/2 1/2 दो बार था, तो दो बार 1/2 का मतलब कितना हो जाता है, 1 वैल्यू के हिसाब से। तो देखो 1 आ गया। 1/4 जो है वो 3 बार है, तो देखो मतलब एक्चुअली ये चीज ऐसा है। हम ये जो डिवाइड हुआ ना, इसका मतलब क्या है, डिवाइड यानी कि देखो बेसिकली इनटू भी बोल सकते हो, या डिवाइड मतलब बोल रहा है कि 2 मेरा 2 बार है। तो ये देखो 2 अगर 2 बार है तो फिर ये मेरा क्योंकि मेरा वो 2 नहीं रहेगा, बात समझो। ये मेरा एक्चुअली तो मुझे 2 नहीं रखना है, मुझे 1/2 करना है, 1/4 करना है, 1/8 करना है, 1/16 करना है। मतलब हम बोलेंगे कि 1/2 मेरा कितना है, 2 टाइम्स है। तो 2 टाइम्स 1/2 मतलब 2 × 1/2, यानी कि इतना हो जाएगा 1। ये हो गया 2/2, 2 × 1/2 मतलब 2/2, ठीक है। अच्छा हम ये बोलेंगे कि ये 4 नहीं, मेरा कितना है 1/4, 1/4 मेरा कितना है 3 टाइम्स, तो इसका मतलब 3 × 1/4 यानी कि 3/4, तो इसीलिए ये 3/4 हुआ, एंड सो ऑन, इसी तरीके से बाकी चीज हुआ। बोलो कंसेप्ट समझ में आए क्यों एफ बाई एक्स हो रहा है फॉर्मूले में? हाँ मैम। ठीक है, तो ये कंसेप्ट याद रहने से क्या होता है, कोई भी चीज हमें पूछे हम लोग आराम से बता सकते हैं। मतलब ऐसा लग ही सकता है ना अचानक से एफ बाई एक्स डिवाइड कैसे हो गया, क्या फॉर्मूला है क्या नहीं है। तो कुछ नहीं, क्योंकि फॉर्मूला वैसे ही बना हुआ है जैसे ही निकलेगा 4.44। तो मेरा एक्चुअली 2 तो मेरा ऑब्जर्वेशन में काउंट होगा ही नहीं ना, 2 के जगह 1/2 1/4 1/8 1/16। सो मुझे ये बोलना है कि मेरा 1/2 2 टाइम्स है, 1/4 3 टाइम्स है, 1/8 3 टाइम्स है, 1/16 2 टाइम्स है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब ये टोटल करना है, तो मुझे क्या करना होता है, जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं मतलब समेशन एफ डिवाइडेड बाई, मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ बाई एक्स का मुझे समेशन करना पड़ेगा। तो समेशन एफ कितना आ गया 10, और समेशन ऑफ एफ बाई एक्स मतलब 1। 3/4 कितना होता है, देखो 3/4 इतना आ जाएगा। ये 0.25 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से जितना आया था उतना ही आ जाएगा, करके देखो। 0.75 आ जाएगा। 3/8 देखो कितना आ रहा है, जितना बार 1/8 3 बार ऐड करने से जितना आया था, और 1/16 2 बार ऐड करने से जितना आया था उतना ही आएगा। 0.125 तो कितना हो रहा है देखो, 2.25 आ गया सेम तरीके से। तो आंसर 4.44, बोलो क्लियर है? हाँ मैम। तो बस फॉर्मूला लिख लो कि अगर मेरा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें एच एम हो जाएगा समेशन एफ या फिर कैपिटल एन, जो भी बोल सकते हो, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ बाई एक्स आई, ठीक है। जहां पर एफ का मतलब होता है टोटल, या कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशन, और xi हो जाता है ऑब्जर्वेशन। अब हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज देखो, सबसे पहले HM का जो प्रॉपर्टी है यहाँ से ही दिखाते हैं, यहीं से पढ़ेंगे हम लोग। बोल रहा है इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन टेकन बाय ए वेरिएबल आर कांस्टेंट, अगर सारे ऑब्जर्वेशंस कांस्टेंट है, जैसे कि बोलो k, देन HM ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो k। मतलब अगर मेरा सारा ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट, ये तुम लोग पहले भी पढ़ चुके, कांस्टेंट का मतलब क्या है, जैसे एक ही जैसा ऑब्जर्वेशन, सो लाइक मान लो 5 5 5 है, ठीक है, और मैंने बोल दिया फाइंड HM, तो निकालो इसका HM क्या होगा, कैसे निकालेंगे, यहाँ 3 वेरिएबल है तो 3 हो जाएगा, नीचे 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा बोलो, 3 डिवाइडेड बाई 1/5, 3 बार है तो 3/5 है ना, तो 0.6। हाँ। और अगर हम लोग कितने कत আসছে 2 চলে আসবে নাকি না 3 চলে আসবে, 3 চলে আসবে মানে 3 × 5/3, 5 आ जाएगा, ऐसे 5 करेंगे, ठीक है, 5 हो गया। तो मेरा देखो आंसर 5 ही आया, तो वही बोला है यहाँ पर कि सारे ऑब्जर्वेशंस अगर कांस्टेंट है, जैसे कि के, यहाँ पर के कितना हो गया, के यहाँ पर मेरा हो गया 5, इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट, ऑब्जर्व if all observations are constant, अगर सारे ऑब्जर्वेशंस कांस्टेंट है से के, जैसे कि के, और मेरे एग्जांपल में यहाँ पर 5, तो मैंने ये 5 लिख दिया, ठीक है, तुम लोग कोई भी एग्जांपल लेके करके देख सकते हो, मोर देन 3 लिख सकते हो। HM ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो के, तो HM जो है, HM ऑल्सो के होगा। तो यहाँ पर वही हुआ, क्योंकि सारे ऑब्जर्वेशन 5 5 5 थे, इसका HM भी 5 ही आ गया, ठीक है, तो ये पहला प्रॉपर्टी। फिर इफ देयर आर टू ग्रुप्स, अगर मेरा दो ग्रुप है, जैसे कि हम लोगों ने कंबाइंड मीन में भी पढ़ा था, तो अगर दो ग्रुप है, इन1 इन2 ऑब्जर्वेशंस एंड उसका HM H1 और H2 है HM, देन द कंबाइंड HM इज गिवन बाय, तो बेसिकली ये कंबाइंड HM का फॉर्मूला दिया हुआ है, उसके बेसिस पे ये प्रॉपर्टी बना हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कंबाइंड HM का फॉर्मूला, तो वही पढ़ना है। कंबाइंड HM का फॉर्मूला हो जाएगा, देखो ऊपर क्या होता है मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो यहाँ पर दो ग्रुप में होगा, तो एक ग्रुप को इन1 दूसरे को इन2 बोलेंगे, ठीक है, ये हम लोगों ने कंबाइंड HM में भी किया था, और n1/h1 और n2/h2 कंबाइंड HM का फॉर्मूला, जिसमें से n1 और n2 हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉर रेस्पेक्टिव ग्रुप, ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, मतलब जिस ग्रुप का जितना सारा ऑब्जर्वेशन है उतना आ रहा है, H1 H2, H1 और H2 हो गया हार्मोनिक मीन ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ठीक है, तो H1 का मतलब हार्मोनिक मीन ऑफ ग्रुप 1 और H2 का मतलब HM ऑफ ग्रुप 2, तो एक काम करते हैं, नीचे H2 लिख लेते हैं, ये ऊपर H1 लिख लेते हैं। अच्छा, अब एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं कि ये फॉर्मूला कितना एप्लीकेबल, मतलब कैसे करके एप्लीकेबल है, तो एक्सप्रेशन हम बता देते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लिया, मान लो n1 में है 5 8 और 12, ठीक है, ये डेटा इसीलिए लिया, अभी अभी ना ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, 4 6 और 10, ठीक है, और इसका हार्मोनिक मीन है 7.35, ठीक है, 5 8 12 का अभी निकाला था हम लोगों ने, ये देखो 5 8 और 12, ठीक है, इसका हम लोगों ने निकाला था 7.346 आया था, तो मैंने वहीं से देख के 7.35 लिख लिया, ठीक है, और हार्मोनिक मीन फॉर द ग्रुप 2 4 6 और 10, इसका आएगा 4 6 और 10 का आएगा, वो मैंने नहीं निकलवाया, चलो निकाल के देख लेते हैं 4 6 और 10 का कितना आएगा, यहाँ पर फिलहाल लिख देते, चलो मुझे पता है 5.77, पहले समझ लेते, वो तो निकाल ही लेंगे कैलकुलेट करके, अगर मुझे ऐसा दे दिया है तो कंबाइंड HM का आंसर कैसे निकालोगे, तो कंबाइंड HM मेरा इस तरीके से हो जाएगा, मेरे n1 प्लस n2 फॉर्मूला, ठीक है, डिवाइडेड बाई n1/h1 और n2/h2, ठीक है, तो n1 कितना है बोलो,
N1 मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ग्रुप 1। ग्रुप 1 तो कौन सा मानोगे, जो N1 है वो ग्रुप 1 है, जो N2 है वो ग्रुप 2 है। 2 का मतलब ग्रुप 2, जो भी 2 रिलेटेड। हाँ 3, और N2 कितना होगा, 3। 3। ठीक है, फिर यहाँ पर वैसे ही 3 डिवाइडेड बाई H1 और 3 डिवाइडेड बाई H2। तो H1 कितना है वो मैंने गिवन दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, 5.7। अब इसका कैलकुलेशन करके मुझे बताओ कितना होगा। ये 6 हो जाएगा। 3/7.35 कितना होता है, ম্যাম 3/7.35 হচ্ছে 0.4082 মিটার। तो हम दो डिजिट ले रहे, 4 1 कर दिया, ठीक है। 3 4 जितना मैक्सिमम 4 डिजिट ले सकते हो, मैंने फिलहाल दो डिजिट लिया है, बस मुझे तो समझाना है इस वजह से। 0.519 है तो हम 0.52 करते हैं। तो 6 डिवाइडेड बाई ये टोटल करने से 3, 4 और 5 9 हो जाएगा। तो 0.93 कितना आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 0.93। 6.4516 इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये फॉर्मूला मेरा कैसे होगा। तो मेरे पास क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, 5 8 12 4 6 10। अगर मुझे सिंपल इसका HM निकालने के लिए बोले तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम सारे ऑब्जर्वेशंस को क्या करेंगे ना, रिवर्स करेंगे। तो सारे ऑब्जर्वेशंस को रिवर्स करते हैं। 1/5, 1/8, 1/12, 1/4, 1/6 और 1/10, ठीक है। अच्छा, अब स्टेप 2 में क्या करना होता है, स्टेप 2 में क्या करना होता है, जितने सारे ऑब्जर्वेशन से ऊपर उतना लिखेंगे। 6 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 1/5, 1/8, 1/12, 1/4, 1/6 और 1/10, ठीक है। अब देखो सेम आंसर आएगा कि नहीं, बस वही चेक करना। ये स्टेप 2 में ही कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। तो 6 डिवाइडेड बाई 1/5 कितना होता है, 0.2, शायद हम चेक कर लेते हैं। तुम लोग कोई दूसरा वाला करो, एक एक करके एक एक जन बताते जाओ, जल्दी हो जाएगा। 1/8, 1/12, ম্যাম 1/4 0.25। अच्छा 1/4 0.25, 1/6 और 1/10 तो 0.10 होगा। 1/6 बता दो, 0.166 এইভাবে আসছে। मतलब 0.17 अप्रोक्सीमेटली। अब सब टोटल करेंगे तो कर लेते हैं। 0.2 प्लस 0.125 प्लस 0.083 प्लस 0.25 प्लस 0.17 प्लस 0.10, मतलब 0.928। अब डिवाइड करके देखो, वही 6.45 समथिंग जो ऊपर आया था वही आ जाएगा। वही आ गया 6.45। मतलब वही बात है कि अगर हम लोग इस तरीके से भी करते हैं तो भी हो जाएगा, बट कंबाइंड मीन का फॉर्मूला ऐसे इसीलिए दिया हुआ है। नहीं तो देखो, जैसे ऊपर क्या है, N1 प्लस N2 मिला के 6 आया, ठीक है। और ये 3 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 7.35, ठीक है। अब 7.35 जो है ये कितना करके आएगा, 0.2 प्लस 0.125 प्लस 0.083। तो ये देखो 40841 आ जाएगा। मतलब ये तीनों का कैलकुलेशन करने से जितना आता है उसकी जगह अगर हम लोग 3 डिवाइडेड बाई 7.35 लिखेंगे तो उतना ही आ जाएगा। क्यों आ जा रहा है, बिकॉज 7.35 कैसे आया, इसका हार्मोनिक मीन निकाल के ही तो आया था ना, हम लोगों ने किया था। तो 7.35, ठीक है। और ये हो जाएगा 5.77। तो फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे तो हमारा जल्दी हो जाएगा। फॉर्मूला पता होना चाहिए, पता नहीं कब क्या पूछ ले, ठीक है। अब हम लोग एम एच एम जी एम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रिलेशन बिटवीन एम जी एम एंड एच एम क्या होता है, ठीक है। इफ
set of observations are same or constant. एम इक्वल टू जीएम इक्वल टू एचएम होता है if set of observations are distinct, then am greater than gm greater than hm होगा। और ये दोनों को कंबाइनली हम लोग बोल सकते हैं एम कंबाइनली बोल सकते हैं एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम। समझा देते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने एक ऑब्जर्वेशंस ले लिया लाइक ऐसे, कुछ आसान सा ले लेते हैं। अगर कांस्टेंट ले लिया तो 10 10 10 ले लेते हैं, 3 डेटा से समझा देते हैं, ठीक है। 10 10 और 10। अब ये 10 10 10 का अगर हम लोग एम निकालेंगे तो कितना होगा? 10 ही आएगा। ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है। वैसे भी चेक करके देख लो, 30/3 30/3 ये 10 आ गया, ठीक है। इसका अगर जीएम निकालोगे तो भी 10 आएगा। चेक करके देख लो जीएम क्या हो जाता है, 10 इंटू 10 इंटू 10 होल टू दी पावर 1/3, मतलब 10³ टू दी पावर 1/3 पावर मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होके 10 आ गया। एचएम तो आज ही सिखाया मैंने, ये ऊपर 3 आ जाएगा, 3 ऑब्जर्वेशन है, 1/10 1/10 प्लस 1/10, तो ये हो जाएगा 3/3/3/10, तो 3 इंटू 10/3 यानी कि 10, ठीक है। तो अगर मेरा ऑब्जर्वेशन सेम या कांस्टेंट है तो जो एम का वैल्यू होगा 10, जो जीएम वही जीएम का वैल्यू होगा, वही एचएम का वैल्यू होगा। लेकिन अगर मेरे ऑब्जर्वेशंस डिस्टिंक्ट निकले, डिस्टिंक्ट एक ऑब्जर्वेशंस का एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट क्या एग्जांपल ले, चलो यहाँ पर ले लेते हैं 2 4 और 2 4 और क्या ले, 2 4 ही ले लेते हैं, छोड़ो अभी 2 4 ही ले लेते हैं फिलहाल। एम निकालो तो 2+4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 6/2। ये मतलब आंसर आने में आसानी होगा, इसीलिए मैंने ऐसा ले लिया। कुछ भी वैल्यू लेके देख सकते हो, चलेगा, ठीक है। ये हो गया 2 दी पावर 1/2, तो ये हो गया 8 टू दी पावर 1/2, तो 8 का मतलब 2 टू दी पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 1/2, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 टू दी पावर या फिर 8 का रूट कर लेते हैं ना, सबसे आसान बात तो ये हो जाएगा। 8 टू दी पावर हाफ का मतलब 8 का रूट कर लो, 8 का रूट कर लिया तो कितना आ गया 2.828, तो 83 कर लेते हैं और एचएम निकाल लेते हैं। दो वेरिएबल्स 1/2 प्लस 1/4, तो कितना हो जाएगा 1/2 और 1/4, 0.25, ठीक है। तो 2 डिवाइडेड बाई प्लस 0.5, तो ये हो गया 0.75, तो कितना आ रहा है 2.66, मतलब 2.67। तो देखो एक वैल्यू आया 3, एम सबसे ज्यादा आया, तो एम ग्रेटर देन क्या है, जीएम ग्रेटर देन एचएम है। एम देखो जीएम एचएम दोनों से बड़ा है, और जीएम एचएम में देखेंगे तो जीएम एचएम से बड़ा है। तो वही यहाँ पर वही लिखा था कि अगर मेरा वैल्यू अलग अलग हुआ तो एम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम होगा। तो हम लोग कंबाइनली बोल सकते हैं इसको कि मेरा जो ओवरऑल फॉर्मूला ये निकल के आता है कि एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम, या तो वो ग्रेटर होगा या तो फिर वो इक्वल होगा। बोलो ये समझ में आ गया? फॉलो। हाँ मैम। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वेटेड एवरेज। देखो ये हम लोगों ने 4 6 10 का मैंने तुम लोग को कैलकुलेट करके दिखाया नहीं है, यहाँ पर देख सकते हो। अगर चाहो तो फाइंड एच एम निकाल सकते हो। 4 6 और 10 का फाइंड एच एम, ठीक है। वो एक क्वेश्चन दिया हुआ था, तो मुझे निकाल के बताओ कितना हो। ये दिया हुआ था, वैसे मैंने आंसर दिखा है 5.77, बट तुम लोग कैलकुलेट करो कितना है।
3 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/10 कितना हो जाएगा? वन बाई 10 मतलब इतना। इसको मेमोरी में रखें। 5.80 ऐसे आ रहा है। तुम लोग का कितना आ रहा है? इनका 5.77, क्योंकि इन्होंने 2 डिजिट लेके किया है। ठीक है, मैंने वहां पर सारा डिजिट ले लिया, इस वजह से अगर हम भी 2 डिजिट लेंगे मेरा भी उतना आ जाएगा। मैम मतलब मेरा 2 डिजिट इन द 0.806। सेंस। हाँ बोलो कत আসছে? 806। आवाजটা তো ধীরে হয়ে গেল। ये देखो, अगर हम इसको 3 डिवाइडेड बाई ये 2 2 डिजिट के हिसाब से 0.52 कर देते हैं ना, ये देखो जैसे इन्होंने कर रखा है, तो मेरा 5.77 आ जाएगा। देखो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसा तुम लोग कुछ भी लेके करो, वो तो ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से तुम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ मतलब इतना सोचने वाला बात है नहीं, ये मैंने करवा दिया। ठीक है, 14.1.16 ये कब किया? जब हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीखा, ये वाला। तो ये जो क्वेश्चन है 14.1.16 वाला। अच्छा, अब रिलेशन भी मैंने समझा दिया, एम जीएम और एचएम के बीच का रिलेशन क्या है। ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरे एग्जाम्पल से इन्होंने बता रखा है कि बोला है कि कंप्यूट एम जीएम एचएम। ठीक है, 6 8 12 और 36 का एम जीएम एचएम निकालने बोला। निकालो 14.1.17 वाला क्वेश्चन। 14.1.17 वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें एम एचएम जीएम निकालना है। डेटा है 6 8 12 36, 6 8 12 और 36। फाइंड ए एम जी एम और एच एम। ठीक है, तो निकालो। एम पहले बोलो कितना होगा? 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 4, बोलो कितना आ जाएगा? डायरेक्टली बता दो, पूरे कैलकुलेटर पे कर। मैम 15.5। 15.5। ठीक है, हम भी चेक कर लेते हैं, जब किया तो 15.5 हो गया। अच्छा, फिर जीएम निकालो। 6 into 8 into 12 into 36 टू दी पावर 1/4। इसका भी डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, बिकॉज 4 डेटा है, 1/4 है, कैलकुलेटर हमें सपोर्ट कर देगा ये करने के लिए। 6 into 8 into 12 into 36, ये जितना भी आए इसका 2 बार रूट कर दो। ठीक है, तभी आंसर आ जाएगा। एक बार, 2 बार, 12 आ जा रहा है, क्योंकि 1/4 मतलब तो 2 बार रूट ना, 1/2 एंड 1/2, तो 12 आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया? हाँ मैम। और एच एम निकालो, ऊपर 4 नीचे हो जाएगा 1/6 1/8 1/12 और 1/36। इसका कितना आ रहा है देखो। हम पहले ये थोड़ा चेक कर लें, ये आंसर हमारा मैच 12 हुआ। 15.5, ये 9.93 होना चाहिए। ठीक है, ये भी कैलकुलेटर पे कर सकते हो। कैसे करोगे? पहले लिखो 1/6, जितना भी आया उसको मेमोरी में डाल दो। ठीक है, ये मेमोरी को पूरा खाली करो, जैसे मैंने सिखाया था एमआरसी 2 बार प्रेस करके इसको मेमोरी प्लस कर दो। इसको भी लिखने का कोई जरूरत नहीं होता है, 1/8 कर दो, जितना भी आया इसको कर दो मेमोरी में प्लस। ठीक है, फिर 1/12 करो, ये जितना भी आया इसको अगेन कर दो मेमोरी में प्लस। ठीक है, फिर 1/36, ये जितना भी आया इसको भी कर दो मेमोरी में प्लस। ठीक है, फिर करना है मेमोरी रिकॉल। मेमोरी रिकॉल करने से आंसर आ जाएगा, बिकॉज हमें प्लस ही करना था, तो ये आ गया। ठीक है, अब 4 डिवाइडेड बाई इतना होना चाहिए, तो ये इसको कर दो फिर से मेमोरी में प्लस। ठीक है, ये हटाओ यहाँ से, ये हटा देते हैं। ठीक है, ये जो भी आया इसको करेंगे मेमोरी प्लस, फिर मेरा 4 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल, और ये इक्वल करने से 9.93। तो ऐसा नहीं है कि हमें इसमें लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखने का जरूरत नहीं, कैलकुलेटर यूज करके कर सकते हो। मेरे से जल्दी कर पाओगे, क्योंकि मुझे तो स्क्रीन चेंज करना होता है ना, उसमें मेरा टाइम जाता है। फिर भी इतना जल्दी हुआ, तो तुम लोग के पास तो स्क्रीन चेंज वाला कोई मैटर नहीं है, सिंपल कैलकुलेटर फिजिकली हाथ में रहेगा, तुम लोग कर सकते हो। तो 9.93 आंसर आ गया। तो इस तरीके से कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, फास्ट फास्ट यूज कर
करना पड़ेगा, तो समय बचा के सारी चीजों को अच्छे से करके आ सकोगे और जो है रिपीट करके देख भी सकोगे क्या सही हुआ है क्या गलत। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये क्वेश्चन तक? यस मैम। अब हम लोग वेटेड एवरेज वाले में चलते हैं। वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है? वेटेड एवरेज, ठीक है, मतलब हम लोग एवरेज तो करेंगे बट वेटेज के हिसाब से। वेटेज का मतलब किसका इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है, ठीक है। व्हेन इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज नॉट सेम, ठीक है, मतलब जब सारे ऑब्जर्वेशंस का इंपॉर्टेंस हमारे लिए सेम नहीं होगा, उस केस में हमें वेटेड एवरेज यूज करना चाहिए। हमें पूछ ही सकता है कि भाई वेटेड एवरेज कब यूज करना चाहिए। जैसे कि अगर इसको एक एग्जांपल से हम समझाए, जैसे मान लो कि मैंने मैंने बोला कि मैंने क्लास टेस्ट, मान लो कोई स्कूल में क्लास टेस्ट होता है, ठीक है, मिड टर्म होता है, स्कूल हो या कॉलेज, ठीक है, फिर फाइनल टर्म होता है, ठीक है। ये सब में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा टेस्ट है? बोलो, सबसे ज्यादा मतलब मार्क्स हमें कहाँ पर ज्यादा चिंता में डालेगा, क्लास टेस्ट का, मिड टर्म फाइनल। का या फाइनल का? फाइनल का। फाइनल का, ठीक है। तो इसका जो है हम लोग मान सकते हैं ऐसे कि इसका वेटेज सबसे, अगर टोटल वेटेज मेरा 100% है तो फाइनल टर्म का मान लो कि 75% है इसमें से, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? मिड टर्म। तो मान लो कि मिड टर्म मैंने 20% वेटेज दे दिया और ये जो है ये मैंने 10% दे दिया, ठीक है। ये 105 हो गया, मुझे ये 5% दे देते हैं, ठीक है। तो 5%, तो ये 5 25 और 75, हाँ 100% हो गया। तो ऐसे ये हो गया, मतलब मार्क्स देखो वो भी एग्जाम है, ये भी सेम एग्जाम है, मान लो सब सेम मार्क्स का ही हुआ है, 100 मार्क्स का, फिर भी क्लास टेस्ट का जो वेटेज है हमारे लिए वो 5% है, मिड टर्म का 20%, फाइनल टर्म का 75%, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या हमारे कैलकुलेशन में इम्पैक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि एक म्यूजिक क्लास है जहां पर दो स्टूडेंट है, ए और बी, ठीक है। तो ए का अटेंडेंस कैसा है और क्लास में रिस्पॉन्स कैसा है और म्यूजिक स्किल कैसा है, ठीक है। तो मान लो आउट ऑफ 10 अगर जज करना हो, ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो ए है उसका अटेंडेंस है 8 आउट ऑफ 10 और बी का है 10 आउट ऑफ 10, मतलब ये 100% जो है प्रेजेंट था। रेस्पॉन्स अगर देखा जाए इसका है 6 आउट ऑफ 10, इसका है मान लो 8, मतलब अभी तक देखा जाए तो बी का अच्छा है रेदर देन ए, ठीक है। म्यूजिक स्किल इसका ज्यादा है और इसका जो है कम है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग सिंपल एवरेज कर दे, ठीक है, अगर हम लोग सिंपल एवरेज कर दे तो एवरेज का आंसर क्या आएगा दोनों के केस में? 8/10, 6/10 और 10/10, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? एक बार शायद किसी का अनम्यूट हो गया जी। চলো ক্লাসে আছি, বল বল তাড়াতাড়ি বল। নানু তো अच्छा, देख लो, तो अगर हम लोग इसका एवरेज करते हैं तो मान लो ये 3 मार्क्स है, 8 + 6 + 10, आउट ऑफ 10 हम हटा देते हैं, चलो 3, ठीक है। तीन मतलब कितना कितना मिला है? 8, 6 और 10, और 3 नंबर है तो तीनों का अगर टोटल करके एवरेज करें 8 + 6 + 10 कितना हो जाएगा बोलो? 24/3 यानी 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर करेंगे तो 10 + 8 + 7 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना बनेगा? 8.33, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो एवरेज बी का अच्छा है ए से ज्यादा, लेकिन अगर हम लोग इसका वेटेड एवरेज निकालेंगे तो देखो क्या फर्क दिखेगा।
वेटेड एवरेज, ठीक है। वेट का मतलब है कि मुझे इन चीजों का वेटेज देना है। जैसे मैंने बोला क्लास टेस्ट सबसे कम इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा फाइनल वाला टर्म है। तो वैसे ही बोलो म्यूजिक क्लास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? उस म्यूजिक क्लास में अटेंडेंस सबसे इम्पोर्टेंट होता है, रेस्पॉन्स इम्पोर्टेंट होता है, या म्यूजिक स्किल इम्पोर्टेंट होता है? बोलो। म्यूजिक स्किल। हाँ, तो फिर इसका वेटेज सबसे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड में क्या आना चाहिए? सेकंड में अटेंडेंस। ना, रिस्पॉन्स आना चाहिए, ठीक है। मतलब सिखा रहे हैं, कुछ बोल रहा है, मतलब रिस्पॉन्स कैसे है स्टूडेंट का। उसके बाद अटेंडेंस, देखो अटेंडेंस से यहाँ पर उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें वेट असाइन करें तो कैसे कर सकते हैं? वेट का काउंटिंग कुछ भी लिख सकते हो, 1 2 3, ठीक है। सीक्वेंस में होना चाहिए। जैसे अगर 2 से स्टार्ट करोगे तो 2 के बाद 4 दोगे, तो फिर उसके बाद 6 देना, ठीक है। मतलब सीक्वेंस में वेटेज देना चाहिए। स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो। 1 के बाद अगर 5 दोगे तो उसके बाद देना 10, ठीक है। तो ये होता है, लेकिन सीक्वेंस होना चाहिए, मतलब गैप जो है वो सेम होना चाहिए। तो उतना झमेला में नहीं जाके हम सिंपल 1 2 3 कर देते हैं कि सबसे ज्यादा वेटेज म्यूजिक स्किल का है, आफ्टर दैट रेस्पॉन्स, और सबसे कम जो है वो अटेंडेंस का है। अगर इस तरीके से है तो वेट का टोटल, जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं, वेट का टोटल मेरा कितना आ गया? 6 आ गया। अब अगर वेटेड एवरेज निकालेंगे तो कैसे होगा? 8 का वेट, जैसे फ्रीक्वेंसी करते हैं तो क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर वेट मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ सिर्फ 8 लिया था, 8 × 1 करेंगे। सिर्फ 6 लिया था, 6 × 2 करेंगे। सिर्फ 10 लिया था, 10 × 3 करेंगे। और डिवाइडेड बाई 8 एक बार, 6 दो बार, 10 3 बार, यानी टोटल 6 टाइम्स हो गया। तो फिर इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8 + 12 + 30, जितना भी आया, डिवाइडेड बाई 6, मतलब 8.333 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर वेटेड एवरेज करोगे तो 10 इंटू कितना हो जाएगा? 1, 8 × 2 और 7 × 3, डिवाइडेड बाई इसमें भी 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10 + 16 + 21 डिवाइडेड बाई 6। तो ये हो जाएगा 7.833, ठीक है। तो देखो इसमें ए का अच्छा दिख रहा है वेटेड एवरेज में, ठीक है, रेदर देन बी। लेकिन जब हम लोग सिर्फ एवरेज कर रहे थे तो बी ज्यादा अच्छा दिख रहा था। लेकिन अगर हम लोग डेटा को ठीक से देखें तो ऑब्वियसली जो है कि ए बेटर है, क्योंकि उसका म्यूजिक स्किल अच्छा है, ठीक है। और अटेंडेंस और रिस्पॉन्स से ज्यादा तो मायने रखता है कि म्यूजिक स्किल जिसका अच्छा है ना। देखो कुछ कुछ तो हमारा मतलब ऐसा होता है ना कि भाई उसका वो स्किल अच्छा है, तो स्किल तो वो देखो अंदर से आता है ना, वो एक ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है, तभी जाके लोग उस स्किल में ज्यादा अपने आप को जो है सब कोई अच्छा ड्रॉ नहीं कर सकते, सब कोई अच्छा गा नहीं सकते, सब कोई अच्छा डांस नहीं कर सकता है, ठीक है। हाँ, मन में अच्छा लगता है तो सीख के कर सकते हो, वो बात अलग है। लेकिन कुछ लोगों का इनबिल्ड होता है ना, तो उसको स्किल बोलते हैं कि भाई इसके पास वो स्किल है कि वो ये काम कर सकता है। तो इसीलिए देखा जाए, क्योंकि ए का स्किल अच्छा है तो फिर इसी का एवरेज अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग सिंपल एवरेज में चले जाते हैं तो ए से बी बेटर दिखेगा। लेकिन अगर हम लोग इंपॉर्टेंस के हिसाब से चलते हैं तो ए बेटर दिख रहा है बी से, जो कि दिखना भी चाहिए, क्योंकि म्यूजिक के केस में स्किल जो है वो ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो वैसे ही देखो क्लास टेस्ट, मिड टर्म और फाइनल, जिसमें क्लास टेस्ट में ज्यादा मिला लेकिन फाइनल में कम मिला, तो फिर उसमें प्रॉब्लम क्या? फायदा बोलो। फाइनल में ज्यादा मिलना चाहिए, अगर क्लास टेस्ट में थोड़ा बहुत कम भी मिल गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही, अगर इंपॉर्टेंस जो है ऑब्जर्वेशंस का सेम नहीं होता है तो हम लोग वेटेड एवरेज करेंगे रेदर देन सिंपल एवरेज, ठीक है। उससे हमारा जो कंपैरिजन है वो सही निकल के आएगा। जैसे कि ए बी का कंपैरिजन यहाँ पर। बोलो, समझ में आया मेरा बात? हाँ मैम। ठीक है। ये बात, अब वेटेड एवरेज का फॉर्मूला जो है वो लिखवा देते हैं। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर? ऐसे हो जाएगा,
समेशन ऑफ डब्ल्यू आई एक्स आई, देखो वही हुआ, डब्ल्यू मतलब वेट, ये देखो 1 2 3 वेट था, डब्ल्यू के साथ क्या मल्टीप्लाई किया, एक्स ऑब्जर्वेशंस था, तो डब्ल्यू आई एक्स आई उसका टोटल, तो उसका टोटल ही तो किया, डब्ल्यू आई एक्स आई का टोटल डिवाइडेड बाई एन, है ना, सॉरी डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ डब्ल्यू, तो देखो 6 मतलब डब्ल्यू का टोटल। ये हो गया मेरा फॉर्मूला फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है, जहां पर डब्ल्यू का मतलब वेट और एक्स का मतलब ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर देखो वेटेड एरिथमेटिक मीन, ठीक है, ये हो गया मेरा वेटेड एएम, अगर एरिथमेटिक मीन का वेटेड निकालना है, वेटेड अगर जीएम निकालना है, मतलब वेटेड जियोमेट्रिक मीन निकालना है, मतलब जीएम ऑब्जर्वेशंस पे अगर वेट देना है, तो जीएम कैसे होता है, x1 × x2 ऐसे होता है। तो जीएम का अगर तुम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा याद करोगे तो देखना फ्रीक्वेंसी में टू दी पावर एफ होता था, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की जगह वेट हो जाएगा टू दी पावर डब्ल्यू हो जाएगा, डॉट डॉट करके एक्स इन टू दी पावर डब्ल्यू इन होल टू दी पावर, वहां पर होता था 1/f, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/wi, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज को कंसाइज करके ऐसे लिखा जाता है, ये होता है पाई का साइन, ठीक है, पाई एक्स आई टू दी पावर डब्ल्यू आई, और ये थर्ड ब्रैकेट दे के होल टू दी पावर 1/समेशन डब्ल्यू आई, ठीक है। तो ये जो पाई साइन है ये प्रोडक्ट का साइन होता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन समझाने के लिए पाई का यूज होता है, तो ये देखो मल्टीप्लीकेशन ये ना एक्स आई टू दी पावर डब्ल्यू आई का मल्टीप्लीकेशन, तो उसे पाई से यूज करेंगे टू दी पावर ये वाला, तो ये देखो वेटेड जीएम इस तरीके से होगा, और वेटेड हार्मोनिक मीन वो कैसे होगा, जैसे फ्रीक्वेंसी वाला होता है सेम वैसे ही हो जाएगा, वेटेड एचएम, तो अभी अभी मैंने फ्रीक्वेंसी वाला एचएम सिखाया, ऊपर क्या हो रहा था, समेशन ऑफ एफ, यहाँ पर देखो समेशन ऑफ डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो गया समेशन ऑफ डब्ल्यू, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, जैसे डब्ल्यू एक्स बाई एफ, एफ बाई एक्स था, वैसे डब्ल्यू बाई एक्स हो जाएगा, और उसका समेशन, ठीक है, तो ये हो गया वेटेड हार्मोनिक मीन। बोलो यहाँ तक क्लियर है, जो मैंने फॉर्मूला लिखा उसमें से तो वेट और फ्रीक्वेंसी या वेट दोनों के केस में फॉर्मूला मेरा सेम ही होगा, है ना, चाहे वो फ्रीक्वेंसी वाला केस हो चाहे वो वेटेड वाला केस हो। देखो अगर फ्रीक्वेंसी वाला जीएम देखोगे यही फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी वाला एचएम देखोगे यही फॉर्मूला है, सिर्फ डब्ल्यू के जगह एफ लिखा हुआ है। फ्रीक्वेंसी वाला अगर एरिथमेटिक मीन देखोगे तो यही फॉर्मूला है, एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ, बस डब्ल्यू आएगा, फॉर्मूला वैसा कुछ चेंजेस है नहीं, हाँ कंसेप्ट मैंने बता दिया कब ये यूज होता है। तो मुझे एक बार जस्ट कंफर्म कर दो यहाँ तक समझ में आया। বলো। ম্যাম ডাব্লু ওখানটা একবার একবার বলে দেবেন, রিপিট করে দেবেন। এটা বল। এই ডাব্লু বাই এক্স এখানটা। ডব্লিউ বাই এক্স যেমন একটু আগে এফ বাই এক্স করলাম এইচ এম, এই তো, এই যে হুম, ডাব্লু বাই এক্সটা এটার জায়গায় আছে, এফ বাই এক্স এর জায়গায় ডাব্লু বাই এক্স আছে। যেটা এফ এর কনসেপ্ট সেটাই সেম হ্যাঁ, ঠিক আছে। সবগুলোতে, এম এও জিএম এও এইচ এম এও, শুধু এইচ এম এ বলে না, এম জিএম যেটা দেখবে সেটাতেই সেম এই কনসেপ্টটাই হবে, যেমন এই যে ডাব্লিউ এক্সটা ওটা ওখানে হয় এফ এক্স ডিভাইডেড বাই সামেশন এক্স, যদি একবার দেখো তাহলে सेम এটাই লেখো। ठीक है, तो हम ওকে ম্যাম। आगे प्रोसीड करें। হ্যাঁ ম্যাম। अच्छा देखो यहाँ पर ये हमें जरूरत नहीं, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा चीज हमारे क्या बोलते हैं एमसीक्यू में नहीं आएगा, तो ये एग्जाम्पल जो है ये हटा दो, इसका हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला देखो, ये क्वेश्चन 14.1.19, 14.1.19, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि गिवन टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी प्रूव दैट ए एच इक्वल टू जी स्क्वायर, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि ए एच इक्वल टू जी स्क्वायर होता है। तो मैंने जहाँ पर लिखवाया ना कि रिलेशन बिटवीन एरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन, वहां पर तो मैंने ये रिलेशन तो लिखवाया ही है, ये वाला, ठीक है।
इसके अलावा भी एक ये होता है, ये स्टार देके लिख लो, अगर जगह नहीं है तो अभी लिख लो जहां क्वेश्चन कर रहे हो। ए इंटू एच इक्वल टू जी स्क्वायर होता है, मतलब एरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर होता है। ठीक है, इस पे हमें क्वेश्चन पूछता है, तो यही वाला यहाँ एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा इलाबोरेटिव है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये याद रखना पड़ेगा। तो बोला है कि अगर दो पॉजिटिव नंबर्स है, ए एक नंबर है, बी एक नंबर है, हमें प्रूव करके देना है कि a इंटू एच इक्वल टू जी स्क्वायर होता है, ये हमें प्रूव करके देना है। तो कैसे प्रूव करके देंगे? सिंपल, पहले एम निकालेंगे। बोलो ए बी का एम कितना होगा? बोलो बोलो, ए बी का एम कितना होगा? ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ए बी का एच एम कितना होगा? ये वाला। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा, और जीएम कितना होगा? रूट ओवर ऑफ ए बी। ठीक है, तो अब ए इंटू एच कितना हो रहा है? ए है ए प्लस बी बाई 2, और एच है 2ab बाई ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कैंसिल, 2 कैंसिल, तो ये मेरा ए इंटू एच कितना आ गया? ए बी आ गया। अब जीएम कितना आ जाएगा? जीएम का स्क्वायर कितना आ जाएगा? रूट ओवर ऑफ ए बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए बी। ठीक है, तो इससे प्रूव हो गया ए इंटू एच इक्वल टू जी स्क्वायर होगा। बोलो, ठीक है। 19 वाला। फिर 14.1.20, इसमें क्या बोला है कि एम जीएम फॉर टू ऑब्जर्वेशन 5 and 4, फाइंड द टू ऑब्जर्वेशन। अच्छा, तो एम है 5 इस दो ऑब्जर्वेशंस का, और जीएम है 4। हमें बोला है कि फाइंड टू ऑब्जर्वेशंस, जो दो ऑब्जर्वेशंस का ये कंडीशन है, वो दो ऑब्जर्वेशंस हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग मान लेते हैं कि दो ऑब्जर्वेशन है ए और बी। ठीक है, तो ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 5 हो गया, तो ए प्लस बी हो जाएगा 10। जीएम का मतलब होता है ए इंटू बी होल टू द पावर हाफ इक्वल टू 4, तो रूट ओवर ऑफ ए बी बेसिकली। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ 4, यानी कि 2। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करके यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ए इक्वल टू 2/b। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करते हैं 2/b प्लस बी, ये हो गया 10। 2 प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू 10b। तो बी स्क्वेयर माइनस 10b प्लस 2 इक्वल टू 0। ए प्लस बी 2/b। ठीक है, तो लिखा है ओ, रूट ओवर ऑफ ए बी का मतलब 4, तो दोनों साइड मुझे स्क्वेयर करना चाहिए। सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। ए बी 16 हो जाएगा। तो ए बी मेरा हो गया 16, तो ए इक्वल टू 16/b होगा, मतलब ये मेरा जो 2 लिख दिया है मैंने, ये 16 हो जाएगा। 16, 16, तो ये हो गया 8। 2 में 16 होगा, तो 8 + 2 b प्लस 16 इक्वल टू 0। तो बी स्क्वेयर माइनस 8b माइनस 2b प्लस 16, b-8, b-8। तो b-8 और b-2, जिसमें से b का दो वैल्यू निकल जाएगा, 8 और एक हो जाएगा 2। तो a का वैल्यू हो जाएगा 16/8 यानी कि 2, 16/2 यानी कि 8।
तो जब ए मेरा 2 है, बी हो रहा है मेरा 16, और जब ए मेरा, सॉरी, बी हो रहा है मेरा 8, और जब ए मेरा 8 है, बी हो जा रहा है मेरा 2। ठीक है, तो 8 और 2 ये दो वेरिएबल ऑब्जर्वेशंस होंगे, 8 और 2। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो क्वेश्चन दिया है, बस ये दो क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले ये वाला देखते हैं। ठीक है, ये जो 14.2.1, फाइंड द मीन एंड मीडियन, इसका मीन और मीडियन निकालने के लिए बोला है। तो मार्क्स दे दिया है <10, <20, <30, इस तरीके से दे दिया है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ये 0 to 10, ठीक है, <10 का मतलब इसको अगर हम लोग अरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 0 to 10। 0 to 10, फिर 10 to 20, इस तरीके से होगा क्लास इंटरवल। उतना नाम नहीं लिख रहा है। 20 to 30, 30 to 40, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है, हम यहाँ से जस्ट एक बार चेक कर ले रहे हैं सही हुआ कि नहीं। हाँ, सही हुआ है। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो देखो लगातार बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब ये ऑलरेडी क्यूमुलेट किया हुआ है। हमें इसका सही फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि मेरा फ्रीक्वेंसी होगा। तो मेरा क्यूमुलेट करके दिया हुआ है, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इंक्रीजिंग है। तो 5, 5 के बाद 13 है। ठीक है, तो एक्चुअली वो 13 ऐड होके वाई 5 में कुछ एक डेटा, जो डेटा ऐड हुआ है वही मेरा फ्रीक्वेंसी है। तो 13 - 5, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 23। तो 23 कैसे हुआ है, तो 13 में कुछ एक ऐड करके 23 हुआ है, तो इसका मतलब ये 10 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद 27। तो 23 में कुछ एक ऐड होके 27 हुआ है, जो कि 4 होगा। ठीक है, और 30, तो 30 में 27 में कुछ एक ऐड होके 30 हुआ होगा, तो ये हो गया 3। तो इस तरीके से हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी निकाली है, 5, 8, 10, 4, 3। 5, 8, 10, 4, 3। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है मीन, मीडियन और मोड, तीनों चीज निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अगर मीन, मीडियन, मोड निकालेंगे तो सबसे पहले मीन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग मीड वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक बार रिकॉल हो जाएगा जो हम लोगों ने प्रीवियसली किया हुआ है। तो मीड वैल्यू 0 और 10 का 5 हो जाएगा, सभी में गैप बराबर है, तो 5 5 ऐड करेंगे गैप के साथ, तो मेरा मीड वैल्यू आता जाएगा। अदरवाइज 10 + 20/2 करके कर सकते हो, जो ठीक लगे। ठीक है, 25 और ये हो जाएगा 35, 35, 35, और ये हो जाएगा मेरा 45। 45। ठीक है, ये मीड वैल्यू हो गया, जिसको हम यहाँ पर एक्स बोलेंगे। अब मुझे निकालना चाहिए एफ इंटू एक्स, तो 5 × 5 25, 15 × 8 120, 250, 4 × 35 140, और 45 × 135, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो 135, 250 प्लस 140 प्लस 120 प्लस 25, तो इसमें आंसर आ रहा है 670। तो मेरा एम तो निकल ही जाएगा, एम हो जाएगा समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। ठीक है, तो समेशन एफ एक्स 670, और समेशन एफ कितना होगा, समेशन एफ जो लास्ट फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वही होता है। हम लोग कर भी सकते हैं, या फिर देख के यहाँ पर 30 लिख देंगे तो भी सही होगा। तो डिवाइडेड बाई 30, तो 0 0 कैंसिल आउट, 25 पॉइंट समथिंग आएगा, और ओ सॉरी 22.33 ये आ रहा है। चेक कर लेते हैं एम सही आया है कि नहीं। हाँ, 22.33। और मुझे निकालने के लिए बोला है मीडियन और मोड, तो मीडियन के लिए सी एफ चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो मेरा क्वेश्चन में गिवन है, हम इधर लिख लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है मेरा 5, 13, 23, 27, 30, 5, 13, 23, 27 और 30। ठीक है, तो मुझे मीडियन निकालना है, तो मीडियन का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। मीडियन होता है L1 + N/2
टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई, ठीक है। तो सबसे पहले n बाई टू निकालना होता है, तो n बाई टू कैसे निकालेंगे, तो n मेरा कितना है, n है मेरा 30 बाई 2, तो यहाँ पर लिखते हैं 30 बाई 2, 30 बाई 2 होता है 15, मेरा कहाँ लाई कर रहा है, 15 मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई कर रहा है वो देखना चाहिए पहली बार, तो 23 में लाई कर रहा है, क्योंकि ये 5 तक का टोटल है, ये 13 तक का, ये 23, तो मुझे निकालना है 15 कहाँ पर लाई कर रहा है, तो 15 ये 23, तो इसका मतलब मेरा ये वाला मेरा मीडियन क्लास होगा। तो ये पूरे में ही हम ऐसे ले लेते हैं, जो चाहिए होगा उसका यूज करेंगे, जो नहीं चाहिए उसका यूज नहीं करेंगे। वैसे मीड वैल्यू वगैरह यहाँ चाहिए नहीं, बट उसको जस्ट मैंने कवर कर दिया। मुझे चाहिए L1 लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, जो कि है 20। फिर मुझे निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी है 10, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास यानी कि 13, और आई जो है वो है 10, गैप जो है वो 10 का है। तो अब ये पूरे कैलकुलेटर पे ही बन जाएगा। तो 15 माइनस 13, तो ये हो जाएगा मेरा 15, 30 बाई 2, 15 माइनस 13 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 20, तो ये आंसर आ रहा है मीडियन 22 आ रहा है। देख लेते हैं मीडियन का आंसर 22 होगा कि नहीं। हाँ, अब निकालना है मोड, ठीक है। तो इन्होंने तो मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला जो है रिलेशनशिप उसको यूज करके मोड निकाला है, बट अगर हम लोग चाहे तो वैसे भी निकाल सकते हैं या फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। L1 प्लस एफ माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2f माइनस F1 माइनस F2 इंटू आई, ठीक है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो मेरा मोड होता है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखना चाहिए, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 5 8 10 4, तो ये यही वाला, ठीक है। तो यही वाला मेरा मॉडल क्लास भी हो रहा है, यही वाला, ठीक है। तो ये अगर मेरा मॉडल क्लास है, यहाँ पर भी लोअर क्लास बाउंड्री 20 आ जा रहा है, आई जो है वो 10 आ जाएगा। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास जो कि 10 है, 2 इंटू 10। F1 का मतलब सक्सीडिंग और प्रिसीडिंग, ये F1 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी क्लास होता है, मतलब सॉरी, जो मेरा मॉडल क्लास होता है उसका सक्सीडिंग और प्रिसीडिंग F1 F2 होता है, 13 और 27, तो ये हो जाएगा 13 और ये हो गया 27, तो देखते हैं कितना आ जाएगा। 20 माइनस 13 माइनस 27, -20 आ गया, 20 प्लस ये है, हाँ माइनस आ सकता है इधर, -3 आ रहा है, -3 इंटू 10, -30 बाई -20, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3/2 प्लस 20, मतलब 21.5, देख लेते हैं। 21.34 आ रहा है इनका, 21.34, मेरा आ रहा है 21.5। वो अप्रोक्सीमेशन के लिए आई थिंक 22.333 ये जो है, इस वजह से उनका वो वैल्यू आ रहा है, मेरा आ रहा है 21.5, क्योंकि मैंने वो डेटा लेके किया नहीं है। अगर वो डेटा लेके करेंगे तो मेरा भी इस तरीके का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा वेरी कर गया, क्योंकि मैंने देखो मेरे यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेशन डेटा यूज नहीं हुआ है, उन्होंने वहां पर वो क्योंकि फॉर्मूला रिलेशन वाला लगा है, उस वजह से ये 22.3333 वाला यूज हो रहा है, इस वजह से ऐसे हो रहा है। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, 2 इंटू 22.3333, जब तक कैलकुलेटर लेगा, अगर पूरा लेके करते हैं देखते कितना आ रहा है, इक्वल और -66, तो ये आ गया 21.333 आ रहा है, तो मेरा आ रहा है 21.5 आ जा रहा है। अच्छा, ठीक है, हम एक बार चेक करते हैं मेरा फॉर्मूला मैंने सही लिखा है कि नहीं। सही लिखा है फॉर्मूला, तो मुझे नहीं लगता है कुछ भी गलत हुआ है। मोड F0 माइनस, वो ठीक है, मैंने F0 की जगह F लिख दिया, F0 माइनस F1, 2F0 माइनस F1 माइनस F2, F0 माइनस F1, 2F0 माइनस F1 माइनस F2। अच्छा, अब
F0 का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F1 प्रीसीडिंग और ये सक्सीडिंग, ठीक है। F0 का मतलब फ्रीक्वेंसी, मैंने फ्रीक्वेंसी लिया है मॉडल क्लास का 10, और इधर हो गया 2 × 10 20, और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। अच्छा, मुझे फ्रीक्वेंसी लेना है, मैंने क्यूमुलेट लिया हुआ है, हाँ थोड़ा सा गलत हो गया, मैंने क्यूमुलेट वाला ले लिया है, मुझे ये लेना चाहिए। सॉरी, ये मिड वैल्यू लिखा हुआ है, ये वाला, ये मेरा F1 होगा और ये मेरा F2 होगा, यहाँ थोड़ा गलत हो गया है। वो फ्रीक्वेंसी नहीं लेके CF ले लिया, बट CF तो सिर्फ मीडियन में काम आता है, नहीं यहाँ तो इसका कोई काम है ही नहीं। यहाँ सिर्फ फ्रीक्वेंसी से काम बनता है, 8 और 4 लेना चाहिए था मुझे, ठीक है। तो ये 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो 10 - 8 2, और 8 - 4 और 20 - 8 - 4, 8 आ रहा है, 8 1/4 0.25, तो 20, और ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो तो किया नहीं, 20 ÷ 8 प्लस 22.5। तो और गड़बड़ है, F1 8 है, कुछ तो गलत हो रहा है, F1 F2 4 है, प्रिसीडिंग द फ्रीक्वेंसी क्लास 8 और 4, 12 20 - 12 8, और 10 - 8 2, 2 × 10 20, 20/8 2.5, तो 20 + 2.5 22.5। 21.34। एट्टी टू, क्या मैंने गलत फॉर्मूला लिख लिया, 82 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास माइनस ये आगे वाला F1 और ये पीछे वाला F2, सब तो सही लिखा, सब तो सही लिखा है। L1 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 5 8 10 है, 10 के आगे 8 है और ये 4 है। F1 8 F2 4, तो 8 - 4 20 - 8 - 4, 8 हो जाएगा, और ये हो गया 20, और ये डिफरेंस 10 का है, हाँ 10 का है, ये भी सही है। 20/8 2 मेरा तो 22.5 आ रहा है, इनका 21.34 आ रहा है, तो 66 माइनस 44.33333 अगर चलता जाए वैसे भी लेते हैं तो भी मेरा 21 ही आएगा, 21.66 आएगा, इनका 3 4 आया, मतलब पूरा अप्रोक्सीमेशन लेते हैं तो 22.5, ये तो कुछ ज्यादा ही आ गया। 5 8 सब तो सही लिया, 5 8 10 4 3, शायद कुछ छोटा मोटा गलती हो रहा होगा, मुझे अभी दिख नहीं रहा है, देखेंगे ये, हम देख के रखेंगे, इसमें स्टार लगा देते हैं एक बार, क्योंकि मुझे भी दिख नहीं रहा है, कि पता नहीं कुछ तो छोटा मोटा गलती है, वो दिख नहीं रहा है, पता नहीं हो नहीं रहा है, इसीलिए इनके साथ आंसर जो है कुछ ज्यादा वेरी कर रहा है, तो मुझे लगता है मेरा कहीं ना कहीं तो कुछ मिस्टेक जरूर है, इस वजह से हो रहा है। बाकी वैसे ठीक है, हम एक बार देख लेंगे, ठीक है, पर ट्राई करना पड़ेगा कि क्या गलत हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद ये वाला 14.1.22,
तो ये देखो बोल रहा है फॉलोइंग आर द सैलरीज ऑफ 20 वर्कर फॉर ए फर्म एक्सप्रेस्ड इन द 1000 रुपीज। ये सब 1000 का डेटा है। द फर्म गिव बोनस टू 2000 3000 4000 5000 6। ऐसा हम लोगों ने एक जो है सेट सी में क्वेश्चन किया हुआ है। टू द वर्कर बिलोंगिंग टू द सैलरी ग्रुप 1000 to 5000 ये बोल दिया। फाइंड द एवरेज बोनस पेड पर एम्प्लॉय। तो जो ग्रुप क्रिएट किया गया है सैलरी का वो है 1000 से 5000, 6000 से 10,000, 1000 से 5000, 6000 से 10,000। उसके बाद कहाँ तक हमें जाना है? 6000 से 10,000, फिर 21 से 25 तक जाना है। तो फिर 11,000 से 15,000, 16,000 से 20,000, 21,000 से 25,000। शायद 21,000 तक ही हमें बोला है, ठीक है। और अमाउंट कितना कितना बोनस मिलेगा? 2,000, 3,000, 4,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 और 6,000। तो ये हो जाएगा, ठीक है। सैलरी इन 1000, 1 to 5, बस इन्होंने 1000 नहीं यूज किया है। 6 to 10, 11 to 15 मैंने भी वही लिखा है। 16 to 20, 21 to 25। अब मुझे टैली मार्क बस बताना है। बोनस तो कर दिया, अब मुझे टैली मार्क बनाना है फ्रीक्वेंसी, तब जाके हम एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पहले टैली मार्क, क्योंकि बना हुआ नहीं है। तो टैली मार्क के बाद फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो टैली मार्क देखते हैं। जैसे 20 वर्कर में यहाँ फॉलोइंग आर द सैलरीज ऑफ 20 वर्कर। तो 5,000 रुपए, 17,000 रुपए, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। 12,000। तो 5,000 जो है वो कहाँ पर कौन से स्लॉट में आएगा? इसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर 17,000, 17,000 मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 17,000, फिर 12 और 23 और 7, 12, 23 और 7। 15, 4 और 18, 15, 4, 18, 10, 6, 15, 10, 6 और 15, 9, 8, 13, 12, 9, 8, 13, 12, 9, 8, 13, 12, 2, 12, 3, 15, 2, 12, 3, 15, 2, 12, 3, 15 और लास्ट है 14। 14 भी यहीं पर आ जाएगा। तो पहला फ्रीक्वेंसी 4, फिर 5, 5, 6, 7, 8 और ये हो गया 2 और ये 1। देख लेते सही हुआ है कि नहीं। 4, 5, 8, 2, 1, 4, 5, 8, 2, 1 बिल्कुल सही हुआ है। ये टोटल करने से 20 वर्कर आ जाएगा, क्योंकि 20 वर्कर का ही दिया हुआ है। अच्छा, अब मुझे निकालने क्या बोला था? इनका एवरेज निकालने के लिए बोला था, बोनस का, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? FX करके। तो ये x है बोनस का वैल्यू। तो ये हो गया 8,000, ये हो जाएगा 15,000, ये हो जाएगा 40,000, सॉरी 32,000, और ये हो जाएगा 10,000, ये 6,000। तो 8 + 15 + 32 + 10 + 6, तो ये हो जाएगा 71,000। तो 71,000 डिवाइडेड बाई 20। 3,550 ये होना चाहिए एवरेज। 3,550, 3,550 सबको एवरेज जो है इतना मिलेगा, ठीक है, बोनस। तो जितना भी क्वेश्चन था हो गया। बस ये आंसर थोड़ा सा मिसमैच हुआ, वो पता नहीं, देखना पड़ेगा। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है अभी फिलहाल क्यों हुआ।
अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर सेट बी में आ जाते हैं। जो क्वेश्चन हमारा बाकी है वो देख लेते हैं, उसके बाद जो है जो एक थियोरेटिकल पोर्शन है वो नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में सेट ए जो है वो भी कर लेंगे। तो यहाँ पर सेट बी, ठीक है। सेट बी में हमारा क्या क्या क्वेश्चंस बाकी है, जैसे कि एम कर लिया था, ठीक है। मीडियन, मीडियन किया था कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद नहीं किया था, सिर्फ एम किया था। मीडियन, तो मीडियन जो है सेट बी का क्वेश्चन नंबर 2। तो मुझे बोला है 5, 8, 6, 9, 11 और 4 में मीड वैल्यू कौन सा होगा। तो पहले मुझे अरेंज करना चाहिए शॉर्टर टू ग्रेटर। तो सबसे कम है 4, 5, 4, 5, 6, 8, 9, 11। 4, 5, 6, 8, 9 और 11, ठीक है, ये हो गया अरेंज। फिर उसके बाद मीड वैल्यू कौन सा है। तो जब मेरा क्लैश हो जाता है तो मिडिल के दो वैल्यू का एवरेज करना चाहिए, क्योंकि मिडिल में दो वैल्यू आ रहा है, ठीक है, फॉर्मूला वगैरह सब लिखवाया हुआ है। तो इसका अगर हम लोग एवरेज करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, 8 + 6 हो जाएगा 7। मीडियन वैल्यू हो जाएगा मेरा 7, यानी ऑप्शन बी। 2, 3 जो है वो मोड का है। तो 5, 8, 6, 4, 10, 15, 18 और 10, तो मोस्ट रिपीटेड नंबर कौन सा है, 10 है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी 10 हो जाएगा, बिकॉज 10 खुद को रिपीट कर रहा है। जीएम 8, 24 और 40। जीएम 8, 24 और 40 का जीएम निकालना है 1/3। तो 8, 24 और 40, ये हो रहा है 72 होल टू द पावर 1/3। तो 72 का मतलब, यहाँ पर देखते हैं आंसर्स का ऑप्शंस कैसे दिया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से अलग अलग देखो, 24, 12, 10, ये सब तो आने से रहा, दिख ही रहा है कि मेरा आंसर सी होना चाहिए, ठीक है। फिर भी हम दिखा देते कैसे करके होगा। 2 × 2 × 2 × 3 × 3 मैंने सब सिखा दिया है किस तरीके से क्या करना चाहिए। तो टू तीन पेयर में है तो ये एक 2 बाहर आ जाएगा, बाकी ये 3 × 3 यानी 9 टू दी पावर 1/3 रहेगा। तो ये हो गया 2, और 9 का मतलब 3 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 1/3। तो हम लोग बोल सकते हैं 3 × 3 टू दी पावर 6/3। तो 2 × 3 टू दी पावर 6/3। इन्होंने 8 रखा है और क्यूबिक रूट ऑफ 15 किया है, वो भी हम लोग कर सकते हैं। क्यूबिक रूट ऑफ 15 वो भी हो जाएगा, 8 × 24 × 40। एक बार चेक करते हैं ये सही हुआ है, ओ सॉरी ये तो गलत हो गया। 8 × 24 × 40, 7680 टू दी पावर 1/3। 72 वगैरह नहीं आ रहा। तो 7680 डिवाइडेड बाई 2, 3840 डिवाइडेड बाई 2, 1920 डिवाइडेड बाई 2, 960 डिवाइडेड बाई 2, 480 डिवाइडेड बाई 2, 240 डिवाइडेड बाई 2, 120 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 कितना बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 टाइम्स है। तो 2 टू दी पावर 9 × 3 × 5 होल टू दी पावर 1/3। तो 2 टू दी पावर 9 होल टू दी पावर 1/3 कर देते हैं, और 3 × 5 होल टू दी पावर 1/3 कर देते हैं। तो 2 टू दी पावर 3 हो गया, 15 टू दी पावर 1/3 हो गया। तो जैसे आंसर था वैसे मिल जाएगा, क्यूबिक रूट ऑफ 15, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 × क्यूबिक रूट ऑफ 15, ठीक है। अच्छा, हार्मोनिक मीन फिफ्थ नंबर का 2, 3, 5। तो 1/2, 1/3 और 1/5 और ऊपर 3 हो जाएगा, एच है।
0.2 प्लस 0.5 प्लस 0.33, 1.03, 3 डिवाइडेड बाई 1.03, तो ये हो रहा है 2.912। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा 2.91, मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, और अगर हम लोग शायद 1.0333, क्योंकि मेरा अप्रोक्सीमेशन था, वो करेंगे तो शायद एग्जैक्ट वैल्यू मुझे मिल जाए। ये देखो 2.90, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन सी के साथ मैच हो जाएगा। 2.90 अगर पूरा वैल्यू लेके करते हैं 2.90 भी आ जाएगा। वैसे पता चल रहा है 90 आए या 91 आए, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसमें किसी तरीके का क्लैश हमें नहीं दिख रहा है। फिर बोला है 6 नंबर में, इफ एम जी एम फॉर टू नंबर्स 6.506 देन द टू नंबर्स आर। तो दो नंबर्स का एम जी एम हमें बता दिया, दो नंबर्स क्या क्या होगा, तो हम लोग जो है ऑप्शन से ट्राई करेंगे। तो 6+7 डिवाइडेड बाई 2 करके देखते हैं कि मेरा एम कितना आ रहा है। तो मेरा एम आ रहा है 6.5। अच्छा, और मेरा जीएम जो है वो आना चाहिए 6, तो 6 × 7 इसका जीएम मतलब रूट ओवर 42 का रूट करना पड़ेगा। तो नहीं, ये नहीं आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में देख लेते हैं, 9+4 डिवाइडेड बाई 2, ये 6.4 आ रहा है। 9 × 4 36, 36 का रूट यानी कि 6 आ जाएगा, तो ऑप्शन मेरा बी हो जाएगा। सिक्स का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 9, 4, इसमें मेरा एम जीएम दोनों सेटिस्फाई कर जा रहा है। सेवेंथ नंबर में एम एच एम बता दिया, जीएम बताना है। तो हमें पता है ए इंटू एच इक्वल टू जी स्क्वेयर, उसके बेसिस पे हम लोग निकाल लेंगे। तो मेरा ए है 5 और एच है 3.2, तो 5 × 3.2 इक्वल टू जी स्क्वेयर, तो जी स्क्वेयर इक्वल टू हो जाएगा 16, क्योंकि 5 × 3.2 16 होता है। तो जी हो जाएगा √16 यानी कि 4। तो सेवेंथ का आंसर हो जाएगा मेरा 4, मतलब ऑप्शन डी। अच्छा, एट्थ नंबर में क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल निकाल लेते हैं। क्वार्टाइल इसके पहले वाले क्लास में सिखाया हुआ था। क्वार्टाइल में सबसे पहले डेटा को अरेंज करना पड़ेगा, तो ये किया था कि नहीं वो हम एक बार चेक कर लेते, क्योंकि उतना याद रखना तो मेरे लिए पॉसिबल है। ठीक है, नहीं मैंने सिर्फ फॉर्मूला ही सिखाया था, क्वेश्चन नहीं करवाया है। ठीक है, तो अभी कर देता हूँ। एट्थ नंबर में बोला है कि वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब हो जाएगा Q1, Q1 मतलब 1 × n/4, जितना आएगा, सॉरी n+1, क्योंकि डिस्क्रीट वेरिएबल है, n+1 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 × 8+1 डिवाइडेड बाई 4, 9/4, 2.25 टर्म। ठीक है, तो 2.25 का मतलब सेकेंड टर्म प्लस 0.25 इंटू थर्ड माइनस सेकेंड टर्म। तो अब सेकेंड में क्या आ जाएगा, तो इसको अगर अरेंज करेंगे तो 10 12 15 16 18, 10 12 15 16 18, 10 12 15 16 18, फिर 20 23 28, सेकेंड टर्म मतलब 12, थर्ड टर्म मतलब 15, सेकेंड टर्म मतलब 12, तो 12 प्लस 0.25 इंटू 3, तो 0.25 इंटू 3 प्लस 1, 12.75। Q1 का आंसर 12.75।
ये वाला मतलब सी। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, थर्ड डिसाइल निकालने के लिए बोला है। थर्ड डिसाइल तो मतलब D3। तो D3 कैसे होगा? 3 × n+1 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा डिसाइल का में। 3 × नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनका मतलब होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8+1 यानी 9, 9 × 3 27/10, 2.7 टर्म। तो डिसाइल 3 सेकेंड टर्म प्लस 0.7 × थर्ड माइनस सेकेंड। अच्छा, अब डेटा लिख लेते हैं। डेटा अगर अरेंज करेंगे तो 9 10 11 12 15 18। 9 10 11 12 15 18 20 25। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सेकेंड टर्म मतलब 10, 0.7 थर्ड यानी कि 11 माइनस 10, तो 1 1 मल्टीप्लाई करने से उतना ही होगा, तो 10.7। नाइन्थ का आंसर 10.7, मतलब ऑप्शन बी। 10th number, if there are two groups containing 20 30 observation having 50 60 as arithmetic mean, ये combined mean मैंने करवा दिया था जब हम लोगों ने combined mean किया था। ये और इसके बाद वाला ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है हम लोग को। अब 12th नंबर वाले क्वेश्चन में आना पड़ेगा। इफ देयर आर टू ग्रुप्स, if there are two groups with 75 65 as harmonic mean containing 15 and 13 observation combined HM, तो combined HM आज ही सीखा हम लोगों ने। combined HM में हमारा फॉर्मूला होता है N1 + N2 डिवाइडेड बाई H1 डिवाइडेड बाई, सॉरी, N1 बाई H1, N2 बाई H2। डेटा दिया हुआ है, बस देख देख के लिख देना। 75 65 हार्मोनिक मीन है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 15 एंड 13। 28। 15/75, 15/75 ये हो जाता है 0.2, और 13/65 ये हो गया 0.2, 0.2 प्लस 0.2 0.4, 28/0.4, तो ये आंसर हो जाएगा 70। ट्वेल्थ का आंसर मेरा 70 यानी कि ऑप्शन सी। 13th नंबर, HM निकालना है। 1 1/2 1/3 डॉट डॉट 1/n। x का वैल्यू दे दिया है 1 1/2 1/3 1 1/2 1/3 डॉट डॉट 1/n। हम लोग को निकालने के लिए बोला गया है HM, ठीक है, निकाल लेते हैं HM क्या होगा। HM का फॉर्मूला होता है, और ये एम जैसा दिख रहा है, ये HM ही लिखने चाह रहे थे हम। n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1/x, तो n ही रहेगा क्योंकि मुझे तो नहीं पता कितने सारे ऑब्जर्वेशन है। डॉट डॉट दे दिया, और 1/x कितना हो जाएगा, पहला 1/1, फिर 1/2, फिर 1/3 प्लस डॉट डॉट करके 1/n, ठीक है। अच्छा, तो अब इसका आंसर n, और ये जो है ये पहला हो गया 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे सारे ऑब्जर्वेशंस का रेसिप्रोकल भी तो करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 का 1/1 हो जाएगा, 1/2 का 1/1/2 हो जाएगा, इस तरीके से लिख लेना चाहिए था। ठीक है, हम अभी लिख लेते हैं। मेरा सारे ऑब्जर्वेशंस का तो रेसिप्रोकल होना चाहिए, या फिर मुझे यहाँ रेसिप्रोकल निकालना चाहिए। मेरा ऑब्जर्वेशन x 1/1 हो जाएगा, ये 1 डिवाइडेड बाई 1/2 हो जाएगा, ये 1 डिवाइडेड बाई 1/3 डॉट डॉट 1 डिवाइडेड बाई 1/n, मतलब 1/1 1 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1/2 2 हो जाएगा, फिर 3, फिर डॉट डॉट करके n, ठीक है। तो अगर हमारा ये नंबर है सम ऑफ इन नेचुरल नंबर्स, ये हम लोग एपीजीपी में थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं। सम ऑफ इन नेचुरल नंबर्स,
ये एक फॉर्मूला है, याद रखो, बहुत से जगह पे काम आएगा, जैसे कि 1+2+3+ ... करके n, अगर n नेचुरल नंबर्स का सम पूछा है तो उसका फॉर्मूला होता है n × n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर इस क्वेश्चन को करना है तो ये फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा n × 2 डिवाइडेड बाय n × n+1, 2 डिवाइडेड बाय n+1, ये आंसर हो जाएगा। तो 2 डिवाइडेड बाय n+1 यानी ऑप्शन सी। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है ये 14th नंबर वाला जो है, इसमें ये हम बताएंगे एवरेज स्पीड निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो ये हम बाकी रख रहे हैं 14th नंबर वाला। 15th नंबर वाला कर सकते हैं। 15 नंबर में क्या बोला है? 15th नंबर में बोला है कि इफ ए वेरिएबल एज्यूम 1 2 3 ... करके, अच्छा ये हम लोग कर चुके हैं एम जब किया था। 16th वाला देखना चाहिए, क्योंकि मैंने सिर्फ एम रिलेटेड क्वेश्चन ही करवाया था और मीडियन मोड ये सब जो है नहीं करवाया था। तो टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई गिवन बाय y = 2x - 3, इफ मीडियन ऑफ x इज 20, व्हाट इज द मीडियन ऑफ y? इसका फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया है, जो प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है। मीडियन ऑफ y = हो जाता है x × 2, सॉरी, मीडियन ऑफ y हो जाएगा हम लोग का एक सेकेंड, पहले मुझे यहाँ पर इक्वेशन बोला है y = 2x - 3। ठीक है, और मुझे एक इंफॉर्मेशन दे दिया मीडियन ऑफ x, मीडियन ऑफ x 20। मुझे मीडियन ऑफ y निकालना है। मीडियन ऑफ y क्या हो जाएगा? मीडियन ऑफ y हो जाएगा, हम एक बार देख लेते हैं प्रॉपर्टी, यहाँ देख लेते हैं, भूल गए हम। ये रहा y ऑफ मीडियन a + b x ऑफ मीडियन, ये लिखना है मुझे। a + b × x ऑफ मीडियन। ठीक है, ये ऑलरेडी प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है, बट अभी कहाँ लिखा हुआ है वो हम नहीं ढूंढ पा रहे। तो मीडियन ऑफ y मुझे निकालना है। a, इस इक्वेशन में a क्या है? तो इक्वेशन मेरा होता है y = a + b x। ठीक है, तो 2 मेरा जो है वो b को रिलेट कर रहा है और a मेरा जो है वो -3 है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर फिर हो जाएगा बी का मतलब हो गया मेरा 2, 2 × 20, और ए का मतलब हो जाएगा -3। तो मीडियन ऑफ वाई हो जाएगा 20 - 3 यानी कि, सॉरी, 40 - 3 यानी कि 37। 37 यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 17th नंबर। ये हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि मैंने एम का सारा क्वेश्चन करवाया, मुझे जितना याद है। अगर कुछ छूट जाए तो तुम बताना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम लोग का, तो हम करवा देंगे। 18th नंबर में जाते हैं। 18th नंबर में इफ एक्स एंड वाई आर रिलेटेड बाय दिस मोड ऑफ एक्स इज नोन टू बी 23 मोड ऑफ वाई। तो सेम फॉर्मूला, मोड ऑफ वाई जो है वो हो जाएगा सेम तरीके से, यहाँ पर मोड ऑफ a + मोड ऑफ b × मोड ऑफ x।
मोड ऑफ एक्स, ठीक है। अब मुझे फॉर्मूले में क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है मोड ऑफ वाई निकालने के लिए मोड ऑफ एक्स 23 है, ये मुझे क्वेश्चन दे दिया है, ये वाला वैल्यू ए बी मुझे फाइंड आउट कर लेना है। इक्वेशन है एक्स माइनस वाई माइनस 10, एक्स माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, तो मुझे y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फॉर्मेट लाना है। तो ए यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जा रहा है, तो यहाँ से माइनस हटाएंगे तो ये -10 प्लस एक्स हो गया। तो जो भी है y इक्वल टू ए मेरा है -10 और b है जो कि 1, 23 माइनस 10, तो मतलब ये हो जाएगा 13, ठीक है। तो 13 यानी मेरा आंसर ऑप्शन कौन से पॉइंट के साथ जा रहा है, बी पॉइंट के साथ जा रहा है। फिर 19th नंबर में क्या बोला है, इफ gm ऑफ x इज 10, gm ऑफ y इज 15, gm ऑफ xy, इसका हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है लास्ट क्लास में, gm ऑफ xy इक्वल टू gm ऑफ x इंटू gm ऑफ y होता है, ठीक है। तो gm ऑफ x है मेरा 10 और 15, तो 10 इंटू 15 मतलब 150 होगा, ठीक है। ये लास्ट क्लास में ही हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 150, यानी ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा। फिर 20 में बोला है एम जी एम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन बोथ आर 15, देन द वैल्यू ऑफ एच एम, इफ एम जी एम फॉर 10 ऑब्जर्वेशन बोथ आर 15, मतलब एम भी 15 है, जीएम भी 15 है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10, तो एच एम क्या होगा ये पूछा है। तो देखो दोनों ही सेम है, इसका मतलब सारे ऑब्जर्वेशन डिस्टिंक्ट नहीं कांस्टेंट है, आज ही पढ़ा, ठीक है। तो एच एम भी इसका मतलब मेरा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 20 का आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और चाहो तो इस तरीके से निकाल के देख सकते हो, a इंटू एच इक्वल टू जी स्क्वेयर, इस पे भी करके देख सकते हो। तो a जी स्क्वेयर हो जाएगा 15 का स्क्वेयर, तो h हो गया 15 का स्क्वेयर बाई 15। बाकी प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज करके भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये आंसर मेरा 15 आने वाला। बस सेट बी कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक थियोरेटिकल पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, और सेट ए करवाएंगे। सेट सी में से अगर देखा जाए तो हम लोग का सारा क्वेश्चंस हो गया है, कुछ भी मेरे हिसाब से बाकी नहीं है, एक्सेप्ट ये मुझे जो लग रहा है 8th नंबर का मोड वाला क्वेश्चन, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चंस को अगर हम चेक करें तो मेरा ये मीन मीडियन ये शायद मैंने दोनों ही कर दिया था, मीन और मोड, ये इसमें शायद मोड निकालना बाकी है। सेट सी का 0.2, 3 का भी 0.2 मॉडल, ठीक है, 2 3, और ये 4 4 भी बाकी है, 2 3 4, ये वाला तो एवरेज बोला था ये निकाल लिया था, 2 3 4 क्वार्टाइल, और ये 65th परसेंटाइल ये भी निकालना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन मार्क इज टू बी नोन। अच्छा हाँ, तो ये नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सेट सी का जो बाकी है वो करना पड़ेगा, और सेट ए का थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल तभी कर पाएंगे जो बाकी पोर्शन थोड़ा सा बाकी है। ये थियोरेटिकल वाला, थियोरेटिकल में ये पॉइंट हमें रीड करना है, ये जो लिखा हुआ है जनरल व्यू ऑफ डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और एक पॉइंट लिखवाना है वो सेट ए, और सेट सी का कुछ क्वेश्चन बाकी है। सेट बी का मेरे हिसाब से फुल्ली कंप्लीट है, अगर कुछ बाकी रहे तो तुम लोग चेक करके मुझे बता सकते। ठीक है, फिर आज के लिए इतना।